हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोसिस्टम यानी परितंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने इकोलॉजी पढ़ी है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? ये जो हमारा पर्यावरण है जिसमें हम रहते हैं, तो हम और अपने पर्यावरण से मेरा और पर्यावरण से क्या है, आपस में संबंध है। तो इसी तरह और भी जीव हैं जो जिस वातावरण में रहते हैं उनका और उस वातावरण का और उस जीव का आपस में संबंध होता है। तो ये संबंध ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। यानी आपस में जो उनका कनेक्शन है एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकते। तो आप पारस्परिक जो क्रियाएं होती रहती हैं, ये सब किसके अंतर्गत होती हैं? इकोसिस्टम के अंतर्गत। यानी इकोसिस्टम क्या है? एक प्राकृतिक यूनिट है जिसमें जीव जो है वो सफलतापूर्वक उसमें रह सकता है, आपस में क्रिया करके रह सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में, यानी परितंत्र के बारे में। तो क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी की वह मूल क्रियात्मक इकाई है, यानी वो फंक्शनल यूनिट है किसकी? इकोलॉजी की, यानी पारिस्थितिकी की वह मूल क्रियात्मक इकाई है या इकोलॉजी की वो फंक्शनल यूनिट है जिसमें जैव समुदाय, अब ये जैव समुदाय क्या होता है? यानी बायोटिक कम्युनिटी जो है ये क्या है? जीव या पौधे, ठीक है, जितने भी जीवित हैं, लिविंग हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाते हैं? जैव समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो जैव समुदाय अपने अजैव यानी जो जैविक जीवित नहीं है, यानी नॉन लिविंग, यानी क्या? एबायोटिक। जैव को क्या बोला जाता है? बायो माने लाइफ, ठीक है। तो वो किसके साथ रह रहा है? अपने अजैव, यानी जैव समुदाय जो है अपने अजैव पर्यावरण से परस्पर संबंधित होता है, ठीक है। आपस में वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अतः एक जैव समुदाय अपने अजैव पर्यावरण के साथ एक इकोसिस्टम प्रदर्शित करता है। मीन्स क्या हो गया? जो एबायोटिक जो है बायोटिक के साथ आपस में एक पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं, जिनसे वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट दूसरा जो है समुदाय यूज़ करता है, फिर वो उनका जो वो प्रोडक्ट है वो फिर क्षय होता है, फिर सिंपल कार्बनिक कंपाउंड में या यौगिक में बदल जाता है, फिर वो कार्बनिक यौगिक में बदलता है। तो इस तरह से जो पदार्थ है या ऊर्जा है वो कंपाउंड से सिंपल और सिंपल से कंपाउंड में चेंज होती रहती है, और इस तरह से ऊर्जा या इनका खनिज जो चक्र है वो चलता रहता है। तो इकोलॉजी क्या हो? इकोसिस्टम क्या हो गया? इकोसिस्टम इकोलॉजी की वो फंक्शनल इकाई है या मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैव समुदाय अपने अजैव पर्यावरण के साथ परस्पर संबंधित होता है। अब एक जैव समुदाय जो है अपने जो अजैव पर्यावरण के साथ जो है क्या एक प्रदर्शित करता है? एक इकोसिस्टम प्रदर्शित करता है। इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था शब्द ये कि पारस्परिक क्रिया करते हैं और ये क्या प्रदर्शित करता है, यानी इकोसिस्टम प्रदर्शित करता है? तो किसने दिया था? टेंसले ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1935 में। टेंसले ने बताया था। अब इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यानी उनकी इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जीव है अपने पर्यावरण के साथ जो है वो आपस में जो क्रिया कर रहा है, तो क्रिया करने में उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी तो जितने क्रिया कर रहे हैं तो हर लेवल पे, यानी इसमें जो सूर्य की ऊर्जा है यानी सौर ऊर्जा जो है वो किस में जा रही है, किस में चेंज हो रही है? रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस एनर्जी को चेंज करने में कुछ एनर्जी की जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए क्या यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनते हैं, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये अकार्बनिक
यौगिक है, अकार्बनिक पदार्थ है, तो इनसे मिलके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकोज क्या बन रहा है, कार्बनिक मैटर बन रहा है या कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। तो यानी अकार्बनिक से कार्बनिक में वो चेंज हो रहा है और फिर कार्बनिक से अकार्बनिक में चेंज हो रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया, किसी भी स्थान पर जहाँ जीव रहता है वहाँ सजीव व अजीव घटकों के बीच जो परस्पर या कॉन्टिन्यूअस रूप से पारस्परिक क्रिया होती रहती है। किसके बीच पारस्परिक क्रिया हो रही है, अजीव और जीव के बीच, यानी एबायोटिक और बायोटिक के बीच क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती रहती है, जिसमें पौधे, जंतु तथा उनका पर्यावरण भाग लेता है। अब जीव जो है वो बायोटिक के लिए क्या है, प्लांट भी हैं और जंतु भी हैं, यानी ये क्या हो गया, बायोटिक। और पर्यावरण क्या हो गया, उनका आसपास का जो पर्यावरण है, यानी आसपास क्या पर्यावरण होगा, हवा होगी, जल होगा, सूर्य होगा, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण है उनका। तो इन दोनों के बीच क्या है, पारस्परिक क्रिया होती रहती है, उसमें वो भाग लेते हैं और ये लगातार पदार्थों का निर्माण करते हैं और उनका विनिमय करते हैं। यानी आपस में जो एबायोटिक और बायोटिक के बीच जो क्रिया हो रही है उसमें पदार्थ जो है वो बन रहे हैं और वो पदार्थ जो है कंज्यूम होते रहते हैं, यानी लगातार पदार्थ बनते रहते हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं और दूसरे प्रोडक्ट और उन प्रोडक्ट का कंज्यूम होता रहता है, विनिमय करते रहते हैं। अब इकोसिस्टम में ऊर्जा एवं आवश्यक पदार्थों का मीन्स क्या होता है, इनपुट होता है, यानी इकोसिस्टम में ये जो ऊर्जा और आवश्यक पदार्थ आ रहे हैं वो निवेश कर रहे हैं, यानी उनका इनपुट हो रहा है। अब जब वो आ गया बायोटिक में तो उसके बाद क्या होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा, यानी एक लेवल से दूसरे में जाएगा, एक पोषण लेवल से दूसरे पोषण लेवल, दूसरे पोषण से तीसरे पोषण लेवल, तो इस तरह से उनका ट्रांसफ़र होगा। और उसके बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा, यानी कुछ ऊर्जा जो है उसमें स्टोर हो जाती है और उसके बाद कुछ ऊर्जा जो है वो आउटपुट हो जाएगी। तो जो पदार्थ बन रहे हैं, आवश्यक पदार्थ या जो खनिज बन रहे हैं, उनका क्या होता है, इनपुट होता है, ट्रांसफ़र होता है, स्टोरेज होता है, उसके बाद आउटपुट हो जाता है। इन जटिल पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप, अब ये जो जटिल क्रियाएं क्या हैं, यानी इनपुट होना, स्टोरेज होना, ट्रांसफ़र होना और आउटपुट होना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो इन क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के अनुसार, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन होते जाते हैं। अब ट्रांसफ़र हो रहा है तो दूसरे थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरे फॉर्म में होगा, स्टोरेज होगा दूसरे फॉर्म में होगा। तो इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन हो रहे हैं के अनुसार इकोसिस्टम स्वयं को व्यवस्थित कर लेता है और व्यवस्थित करके क्या हो जाता है, फिर वो स्थिर हो जाता है। मीन्स वो लगातार जो है प्रोडक्ट बनते हैं, फिर उनका कंज्यूम होता है, तो इस तरह से लगता है कि इकोसिस्टम क्या है, वो स्थिर है। मीन्स प्रोडक्ट बन रहा है, उनका कंज्यूम हो जा रहा है। अगर कंज्यूम ना हो तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, या बने ही ना प्रोडक्ट, कंज्यूम सिर्फ हो तो वो घट जाए, तो इकोसिस्टम वो स्थिर नहीं रहेगा। तो लगातार जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद वो कंज्यूम होता जा रहा है, तो एक चक्र चलता जा रहा है और इकोसिस्टम क्या लग रहा है कि वो स्थिर है। अब ओडम ने क्या कहा था, ओडम के अनुसार, मीन्स टेंसले ने तो इकोसिस्टम का प्रयोग किया था सबसे पहले और बताया कि जो आपस में पारस्परिक जो संबंध है जैव समुदाय का अजैव पर्यावरण के साथ, वो एक इकोसिस्टम प्रदर्शित करता है। ओडम ने बताया 1963 में इकोसिस्टम इकोलॉजी की नेचुरल यूनिट है, मीन्स क्या है, प्राकृतिक इकाई है जिसमें सजीव व अजीव, सजीव यानी बायोटिक के लिए यूज़ किया गया है और अजीव यानी एबायोटिक के लिए, सजीव व अजीव पदार्थ जो पर्यावरण है परस्पर क्रिया करके एक स्थिर तंत्र बना लेते हैं। मीन्स आपस में वो क्रिया करके क्या बना रहे, एक तंत्र बना ले रहे हैं, यानी एक सिस्टम बना ले रहे हैं। तंत्र में सिस्टम बना लेते हैं। ये सिस्टम जो है वो क्या है, इकोसिस्टम कहलाता है और ये इकोसिस्टम पूरी तरह से स्वनियमित पारिस्थितिकी इकाई है, यानी नियमित यानी स्वयं रेगुलेट करने वाली क्या है, पारिस्थितिकी इकाई यानी इकोलॉजिकल यूनिट है।
तो ओडम के अनुसार जो है इकोसिस्टम क्या है, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक यूनिट है। और वो प्राकृतिक यूनिट कैसी है, सेल्फ रेगुलेट इकोलॉजिकल यूनिट है, यानी पारिस्थितिकी की वह प्राकृतिक इकाई जो स्वयं अजीव और जो सजीव के बीच में, यानी एबायोटिक और एक बायोटिक के बीच में आपस में क्रिया करके एक स्थिर तंत्र बना लेते हैं। अब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी ये जो क्रिया हो रही हैं तो उनमें कोई कंपोनेंट होगा, कोई घटक होगा जिनके बीच क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें कंपोनेंट कहते हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, किसके बीच क्रिया हो रही है, एबायोटिक यानी जैविक घटक और एबायोटिक यानी अजैविक घटक और बायोटिक यानी जैविक घटक, ये दोनों के बीच अजैव और जैव के बीच क्रिया हो रही है। तो इसलिए कंपोनेंट क्या हो गया, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। तो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, संरचनात्मक रूप से इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। यानी जो इकोसिस्टम में जो क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं वो कंपोनेंट के बीच में होंगी, तो वो कंपोनेंट क्या हो गया, बायोटिक और एबायोटिक हो गया। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, ये हम लोग देख लें। तो बायोटिक कंपोनेंट यानी बायोटिक, बायो मीन्स होता है लाइफ, ठीक है। तो इसमें जितने भी जो आएंगे कंपोनेंट वो क्या होंगे, जैवी होंगे, यानी जीवित होंगे, लिविंग होंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, बायोटिक कंपोनेंट में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी वो क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, जो चीज़ उत्पादक यानी जो उत्पाद कर रहा है, यानी बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज़, तो उसे कहेंगे उत्पादक या प्रोड्यूसर। जो उपभोग करेगा यानी यूज़ करेगा उस पदार्थों का, उन्हें क्या बोलेंगे, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। और क्या आता है, डीकम्पोज़र यानी अपघटक आते हैं, जिन्हें अपघटन कर देते हैं कुछ पदार्थों को, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अपघटक कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गए, प्रोड्यूसर यानी जो प्रोड्यूस करने वाले, दूसरा कंज्यूमर यानी उपभोग करने वाले, और तीसरा डीकम्पोज़र यानी अपघटित करने वाले। अब ये क्या है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं और डीकम्पोज़र क्या होते हैं, ये डिस्कस कर लें। तो प्रोड्यूसर या उत्पादक, तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर हैं प्रोड्यूस करना। तो जितने हरे पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। तो हरे पदार्थों को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है या उत्पादक बोला जाता है। अब हरे पदार्थ में जो है हरे पादप है, उनमें क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह भी, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करके क्या बना लेती हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस वजह से उनको भी प्रोड्यूसर में शामिल किया गया है, यानी उत्पादक में शामिल किया गया है। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। हरे पौधे के माध्यम और हरे पौधे, ठीक है, इनके माध्यम से सौर ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में इकोसिस्टम में प्रवेश करती है। यानी हरे जो पौधे हैं या प्लांट हैं या ब्लू ग्रीन जो एल्गी है या बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं। तो उनके माध्यम से जो सौर ऊर्जा है वो इकोसिस्टम में प्रवेश करती है। और किस रूप में, मतलब सौर ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है इकोसिस्टम में जब आएगी, तो वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। तो सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश करती है। अब हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनने को। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जिससे क्या बनता है, यानी हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं। जिससे बाद में इन ग्लूकोज से बाद में क्या बनेगा, इनसे बाद में प्रोटीन, लिपिड या अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन और लिपिड जो है ये भी क्या है, ग्लूकोज से, प्रोटीन और लिपिड से अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं। तो सब फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया या स्टार्च बनता है, जिससे उसके बाद क्या है, अन्य प्रोटीन या अन्य कार्बोहाइड्रेट जटिल कंपाउंड बन जाते हैं। इसीलिए जो प्लांट हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषित, क्योंकि अपना भोजन ये खुद बना ले रहे हैं, इसलिए प्लांट क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषित कहलाते हैं। अब दूसरा क्या था, ये तो उत्पादक हो गए क्योंकि वो स्वयं पोषक अपना पोषण कर रहे हैं, स्वयं अपना उत्पाद बना ले रहे हैं। दूसरा जो है वो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, यानी उपभोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसका। तो कंज्यूमर क्या होंगे, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो दूसरे का बना हुआ भोजन वो दूसरे का बना हुआ भोजन से पोषण करते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब जो कंज्यूमर होते हैं किसी ना किसी रूप में पौधे पर आश्रित होते हैं, यानी कंज्यूमर क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक हो गए और किसी ना किसी रूप में वो जो है पौधे पे ही आश्रित रहेंगे। इसे उपभोक्ता कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं। और ये क्या होते हैं, कंज्यूमर जो हैं वो क्या होंगे, मैक्रोफेगस यानी या मैक्रो कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या बोला जाता है, मैक्रो कंज्यूमर भी बोला जाता है या मैक्रोफेगस भी। तो ये अब जो है कई तरह के होते हैं, यानी जो कंज्यूमर हैं वो कई तरह के हैं। एक डायरेक्ट प्लांट को खाने वाले, अब डायरेक्ट प्लांट का कंज्यूम करने वाले उन्हें क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। जो मांसाहारी कुछ होते हैं, यानी जो मांस वगैरह, फ्लैश वगैरह या मीट वगैरह खाते हैं, वो क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। फिर उनको खाने वाले, यानी जो प्राइमरी कार्निवोरस हैं उनको खाने वाले कुछ होते हैं, तो वो क्या होंगे, टर्शरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो ये जो उपभोक्ता है ये भी कई श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इनकी कंज्यूमर होते हैं। कुछ जो हैं आपके प्लांट भी खाते हैं और मतलब हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, तो वो क्या हो गए, ओमनीवोरस टाइप के भी होते हैं। तो इनकी श्रेणी बनी, यानी उनको पोषण के आधार से उनका लेवल बांटा गया है और ये लेवल जो है क्या कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है या पोषण रीति कहलाता है। तो कंज्यूमर जो हैं वो जो कैसे हो गए, हेट्रोट्रॉफिक हो गए और वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आता है, यानी प्राइमरी माने प्राथमिक, ठीक है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो इनमें जो है वनस्पति का सेवन करने वाले शाकाहारी होते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, वनस्पति का सेवन करने वाले शाकाहारी होते हैं। यानी प्लांट जो वनस्पति का सेवन करते हैं, यानी जो प्लांट को डायरेक्ट खा रहे हैं, वो क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये कैसे होंगे, शाकाहारी होते हैं यानी हर्बीवोरस होते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हमेशा कैसा होगा, हर्बीवोरस होगा। अब इसमें क्या आते हैं, प्लांट को कौन खाता है, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, हिरन, चूहे, खरगोश, टिड्डा और कुछ क्रस्टेशियन यानी जली जंतु जो हैं, जैसे क्रुस्टेशियन है और मोलस्क वगैरह हैं, ये भी क्या है, उसको प्लांट को कुतर कुतर के खाते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर के। अब दूसरे टाइप का कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं,
यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं उनको खाते हैं, यानी उनका भक्षण करते हैं। किसका? प्राइमरी कंज्यूमर का। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे यानी वो कैसे हो गए? मांसाहारी हो गए। तो इन्हें प्राथमिक कार्निवोरस बोलिए या सेकेंडरी कंज्यूमर बोलिए। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो क्या है? प्राइमरी कार्निवोरस हैं, ठीक है, मांसाहारी हैं। और ये क्या थे? प्राथमिक जो कंज्यूमर थे वो क्या थे? शाकाहारी थे, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो शाकाहारी होते हैं और सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राथमिक जो है मांसाहारी होते हैं, यानी प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं, जो क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता यानी इन्हें खाते हैं, इन शाकाहारी को खाते हैं। तो जब पहले वाले को खा रहे हैं तो ये क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? अब जैसे चूहा है, चूहे को कौन खाता है? सांप खा रहा है, तो ये सांप क्या हो गया? सेकेंडरी। और चूहा जो है वो क्या खा रहा है? प्लांट, खेतों वगैरह में प्लांट वगैरह खा रहा है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या हो गए? सांप है, लोमड़ी है, बिल्ली है, शेर है, ये सब क्या हो गए? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और प्राथमिक उपभोक्ता किस टाइप के होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं, यानी प्लांट को खाते हैं। तो जो शाकाहारी को खाए वो क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? क्योंकि वो किसको खा रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को खा रहे हैं, तो वो कैसे हैं? कार्निवोरस हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रथम कार्निवोरस होते हैं, यानी प्रथम मांसाहारी होते हैं। अब टर्शरी कंज्यूमर क्या होता है? तृतीय उपभोक्ता। ये सेकेंडरी कार्निवोरस हैं, यानी पहला जो प्राइमरी कार्निवोरस क्या हो गए? वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और जो टर्शरी हैं वो क्या होंगे? सेकेंडरी कार्निवोरस हैं, यानी मांसाहारी, सेकेंडरी मांसाहारी। तो ये क्या है? सेकेंडरी कार्निवोरस हैं और यह द्वितीय उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। अब ये जो टर्शरी है वो किसको खाएगा? सेकेंडरी को खाएगा। तो ये द्वितीय उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। अब इसमें क्या आएंगे? जैसे गिद्ध है, उल्लू है, ठीक है, सांप को भी रखा गया है, सांप है, तो ये सब क्या है? टर्शरी जो है कंज्यूमर हैं। अब इसमें क्या था? बायोटिक में प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। तीसरा क्या था? डीकम्पोजर यानी अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो अपघटन कर दे पदार्थों का। तो डीकम्पोजर क्या है? ये इकोसिस्टम में सूक्ष्म जीव हैं, यानी इकोसिस्टम के वो सूक्ष्म जीव हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सिंपल यौगिकों में तोड़ देते हैं या अपघटित कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं डीकम्पोजर। अब ये डीकम्पोजर जो हैं, जैसे क्या डीकम्पोजर हो गए? जैसे आपका मृतजीवी कवक, मोल्ड और बैक्टीरिया, ये सब क्या है? डीकम्पोजर हैं। और कैसे हैं? माइक्रो जो है कंज्यूमर ये होते हैं। मैक्रो कंज्यूमर में क्या आ गए? आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। डीकम्पोजर जो हो गए वो कैसे हो गए? माइक्रो, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं ये। तो सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सिंपल यौगिकों में तोड़ देते हैं या अपघटित कर देते हैं। और ये जो सिंपल यौगिक हैं फिर पुनः किस में चले? सिंपल यौगिक में तोड़ दिया उन्होंने, अपघटन कर दिया, और वो फिर प्रोड्यूसर द्वारा यानी प्लांट द्वारा फिर उन्हें ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये चक्र जो है चलता रहता है। तो डीकम्पोजर क्या होगा? क्या क्या चीज़ हो गए? मृतजीवी कवक, मोल्ड, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जो मृत व क्षय होते हुए उत्पादक, ठीक है, जो प्लांट सड़ गल गए हैं या जो जंतु जंतु की बॉडी जो सड़ गल गई है, तो क्षय होते हुए उत्पादक या उपभोक्ता का संक्रमण करके उन्हें क्या कर देते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिक में अपघटित कर देते हैं।
यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ से क्या बना देते हैं, वो सिंपल यौगिक बना देते हैं, जो प्लांट द्वारा फिर से सिंपल यौगिक को ले लिया जाता है, यानी उत्पादक द्वारा फिर से उन्हें यूज़ कर लिया जाता है। इसलिए अब घटक को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफस कहते हैं। इसलिए अब घटक यानी डिकम्पोज़र क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफस हो गए। अब एबायोटिक कंपोनेंट जो इनके दो घटक थे इकोसिस्टम के, तो ये था बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अब घटक। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया, तीन चीज़ें हो गई बायोटिक। अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें अजैव वातावरण आता है। अब अजैव वातावरण जो है वो कैसा होता है, एक तो क्लाइमेटिक होता है, यानी जो आपका जैसे ताप है, सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है, जल है, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। तो इसमें क्या आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में, इसमें ताप, प्रकाश, पवन, आर्द्रता, जल, मृदा और खनिज पदार्थ व पीएच आदि आते हैं। तो इसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये भी दो तरह के होते हैं, यानी अजैव जो घटक है वो भी, एक तो क्लाइमेटिक हो गए, यानी क्लाइमेटिक में क्या क्या आ गया, ताप आ गया, प्रकाश आ गया, पवन आ गया, ये जल आ गए, आर्द्रता आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या होते हैं, मृदी कारक, यानी मृदी कारक यानी मृदा हो गई, इसमें ढलान हो गई, वो भी जो ढलान है या जो पृष्ठभूमि है यानी मिट्टी की टाइप्स हो गई, या जो है वो पीएच हो गया, सांद्रता हो गई, ये सब क्या है, मृदी कारक हो गए। तो इसमें भी क्या है, ये कैसे एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए, क्लाइमेटिक हो गए, और दूसरा क्या हो गया, मृदी कारक हो गए, यानी मृदी फैक्टर हो गए। तो उसमें क्या क्या एबायोटिक में आ गया, ताप, प्रकाश, पवन, आर्द्रता, जल, मृदा, खनिज पदार्थ तथा पीएच आदि। ये सब भी पर्यावरण पे क्या डालते हैं, अपने जीव पे। ये सारे पर्यावरण, ये सब क्या हैं, जो है वो पर्यावरण कारक हैं, जो इकोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये जो जीव पे असर डालते हैं। और ये जीव जो है आपस में इनसे क्रिया करके, यानी अपने अजैव पर्यावरण से क्रिया करके जो है आपस में बना रहता है, यानी एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकता। आपस में क्रिया करके वो उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद जो है वो कंज्यूम होते हैं, और इस तरह से उनका चक्र जो है वो चलता रहता है। तो ये तो हो गया इकोसिस्टम यानी परितंत्र। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल, यानी इनकी पोषण रीति क्या होती है। थैंक यू।